हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र जो है उसका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का सेट 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी तक हमने मैथ का और साइंस का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल में विजिट कीजिएगा और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। सभी का सेट वाइज हम आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो सभी का सब्जेक्टिव भी तुरंत फटाफट आ जाएगा 1-2 दिन में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा और साथ ही साथ आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि एसएसटी का जो क्वेश्चन है दोस्तों कहाँ कहाँ से पूछता है ये एकदम पूरा पता ही नहीं चलेगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और है और एग्जाम में भी कुछ और क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो थोड़ा सा बाहर आउट ऑफ सिलेबस जैसा लगने लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ इस सभी जितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सभी क्वेश्चंस को बारीकी से आप पढ़िएगा और तैयारी कीजिएगा क्योंकि एसएसटी में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है एग्जाम में, ठीक है। सभी सब्जेक्ट से एसएसटी थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है। तो जितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहाँ से आप सकते हैं बटोरने के लिए उतना बटोरिए और अच्छे से एग्ज़ाम का मेहनत कीजिए क्योंकि रिजल्ट जिस दिन आता है दोस्तों, अगर कुछ मार्क्स आपका कम आ गया जितना चाहते थे तो बहुत दर्द होता है दोस्तों। उस दर्द को खुशी में बदलना है तो प्लीज़ सभी अच्छे तरह से आप तैयारी कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और अभी से मन लगा करके पढ़िए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और रिजल्ट जिस दिन आएगा दोस्तों उस दिन आप हंसते मुस्कुराते मिठाई खिलाइएगा अपने शिक्षकों को दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सेट 1 एसएसटी का। देखिए बोल रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, मतलब किस किस क्षेत्र से जुड़ी होती है। देखिए यहाँ पर अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता है तो वह समान संस्कृति से भी रहेगा जुड़ी और समान इतिहास से भी रहेगा और भाषा और लोक परंपरा जो है उसी से भी जुड़ा रहता है दोस्तों। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है जर्मनी में एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया, बर्लिन, पर्सा और म्यूनिख। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पर्सा, ठीक है। बाद में कहा जर्मनी के बने थे, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर बोल रहा है कि एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क थे पर्सा के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में बोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर देखिए, ये खेड़ा आंदोलन नहीं किया था, चंपारण भी नहीं किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं किया था, तो बारदोली आंदोलन किया था, ठीक है। बारदोली आंदोलन याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पर कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया, साइमन कमीशन जो था भारत क्यों आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, लगान से संबंधित कानून बनाने के लिए और व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए। दोस्तों भारत में जब संविधान बन रहा था तो उसकी जो व्यवस्था कार्यशैली था उसको अच्छे से देखभाल करने के लिए कैसे बन रहा है, उसका कानून का व्यवस्था कैसा बन रहा है उसको अध्ययन करने के लिए आया था कि भारत में किस तरह के संविधान बन रहा है, ठीक है। उसकी व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था दोस्तों। या सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ और क्या है दक्षिणा पथ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिल्क मार्ग देखे थे, सिल्क रोड है कि नहीं, सिल्क रोड अपनाते थे, तो उसका हो जाएगा रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 6 में यहाँ पर बोल रहा है गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग जो किया था अमेरिका ने सबसे पहले किसने किया था, अमेरिका में सबसे पहले कौन किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखो एडिसन नहीं किया था, फिलिप्स नहीं किया था, रूजवेल्ट नहीं किया था, हेनरी फोर्ड किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गाड़ियों के उत्पादन के लिए सबसे पहले असेंबली लाइन का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 बोल रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी जो है उस नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया था, ठीक है। तो किसका महिमा मंडन किया था, डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक किधर चल गया, हाँ राष्ट्रवाद तो है नहीं, प्रजातंत्र तो है नहीं, औद्योगिक से भी नहीं था,
तो यहाँ पर जो ये था संगीत से रिलेटेड, किससे रिलेटेड था, संगीत से संबंध रखता था, ठीक है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी जो है संगीत से संबंधित है, महिमा मंडन है, ठीक है। चलिए तो 7 का हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि शिपिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि हुई। देखिए शिपिंग जेनी मशीन जो है एक मशीन है, ठीक है, वह किस प्रक्रिया में वृद्धि की गई थी। तो वह जो सही आंसर हो जाएगा, देखो बुनाई का नहीं था, छपाई का भी नहीं, रंगाई का भी नहीं था, तो कताई का था। किसका था, कोड़ाई जो बोलता है ना, कताई, वही कताई का था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 9 में क्या हो जाएगा, बोल रहा है यहाँ पर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था, पहला प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांसीसियों द्वारा नहीं, तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है, ये सब का नहीं हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था पहला प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, भारत में। तो 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि गैली क्या है, गैली क्या है। तो गैली है धातुई फ्रेम, क्या है, धातुई फ्रेम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है यहाँ पर कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे सत्ता का क्या कहा जाता है, ठीक है। उसे सत्ता का क्षैतिज कहा जाता है दोस्तों, क्षैतिज, ठीक है। ऊर्ध्वाधर नहीं कहा जाता है। वो तो बच्चा क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर मारेंगे तो ऊर्ध्वाधर नहीं होता है। वो सब केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में जब वो सब कुछ सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है, तो उस सब में हमारा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आता है। लेकिन हमारे पास अभी जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात होगा तो हमारे पास क्षैतिज वितरण कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12 में। 12 बोला कि भारतीय संघ में इस समय है क्या, कितने क्या है, ठीक है। 25 राज्य, 6 संघीय, गलत हो जाएगा। 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्सिमो में जो ओलंपिक तो हुआ था वहाँ पर बहुत एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया था। तो वहाँ पर श्वेत और अश्वेत के बीच का मतलब आंदोलन छिड़ गया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया अश्वेत शक्ति आंदोलन हो गया था, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 13 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 14 में। यहाँ पर बोल रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा ये बतलाता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, कौन सा अनुच्छेद में। अब अस्पृश्यता क्या है, इसे छुआछूत, जात पात, भेदभाव का जो बात हो रहा था, इसी में अस्पृश्यता है कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, इसके साथ नहीं खाएंगे, छोटा बड़ा जो ये सब आता है ना, हम लोग देख रहे थे जैसे किस तरह से B.R. अम्बेडकर को छुआछूत की दृष्टि से देखा जा रहा था, है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इस तरह से उसको हटाया गया था, समाप्त किया गया था, कौन सा अनुच्छेद द्वारा। तो अनुच्छेद हमारा 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता को हटा दिया गया, ठीक है। इसका मतलब इसका अब कोई ऐसा काम करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में बताया कि अस्पृश्य को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि बामसेफ जो है वो निम्न में से किसका संगठन है। बामसेफ जो है वो किसानों का है क्या, नहीं है, सरकारी कर्मचारियों का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। भारत में जो राजनीतिक दल है उसका जो मान्यता उसको जो दिलाने का काम करता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति नहीं करता है, संसद भी नहीं करता है, उच्च न्यायालय नहीं करता है, चुनाव आयोग इसका मान्यता देता है, ठीक है। कि राजनीतिक दल के बारे में जितने भी राजनीतिक दल में काम करते हैं, बीजेपी जैसे है, जैसे कांग्रेस है, इस सब का जो मान्यता चुनाव आयोग का काम, ये सब काम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, क्या क्या उत्तरदायित्व होती है, वो सब बोल रहा है। देखिए उत्तरदायी सरकार होता है लोकतांत्रिक सरकार, जिम्मेदार भी होता है, वैध सरकार होता है, मतलब एकदम पूरा परफेक्ट सरकार। तो इनमें से सभी उसके पास में होना चाहिए, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में। लेकिन ये सब अभी के समय कहाँ देखने को मिलेगा दोस्त। 17 के डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब नियम उसके पास, उस सरकार के पास अवेलेबल होता है, मतलब उतना
उस तरह का सरकार होना चाहिए हमारा, लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, सबसे श्रेष्ठ। मान लीजिए किसी को अगर नहीं कुछ जानकारी प्राप्त रहता है तो उसके सामने हम कुछ भी कोई भी कानून लेकर के आगे बढ़ जाता है, तो उसको क्या होता है, वो नहीं समझ पाता है, तो वो उसमें मतलब हाँ में हाँ मिला देता है, ठीक है। उसमें गलती, अगर गलती नहीं भी है तो अगर उसको कानून पता नहीं है, उस अधिनियम पता नहीं है, उसमें तो वो क्या करता है, उसमें हावी हो जाता है वो, ठीक है। अगर उसको रियलिटी में पता है कि हमें ये इस अधिकार हमको मिला है, तो हम लोग लड़ाई कर लेते हैं। अभी सरकार के साथ कैसे लड़ाई करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास, ये हमारे विरुद्ध है, हम सरकार से भी लड़ जाते हैं, तो हमें पता है तब हम लड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसके माध्यम से, तो सूचना के अधिकार, सूचना का अधिकार से, ठीक है। सूचना के अधिकार के माध्यम से हमें क्या होता है, लागू मतलब राजनीतिक सुधार हो सकता है और सशक्त बनाने वाला अधिनियम श्रेष्ठतम हो सकता है, ठीक है, सूचना का अधिकार के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ये सही जगह 18 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बोला निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है। दोस्तों सीट आरक्षित रहता है, ठीक है। तो लोकसभा में नहीं होता है, विधानसभा में नहीं होता है, पंचायती राज में होता है, ठीक है। पंचायती राज में याद रखना है कि पंचायत वाला जब चुनाव होता है वहाँ पर महिला का भी एक मतलब कहीं कहीं महिला सीट आरक्षित रहता है, ठीक है। वहाँ महिला ही केवल पंचायत में खड़ी हो सकती है, इस तरह से। तो 19 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, 20 नंबर बोलता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था उसका नेतृत्व कौन किया था, किसके द्वारा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेधा पाटेकर, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 21 की ओर बढ़ते हैं। बोला समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संसाधन 2 होते हैं, ठीक है दोस्तों। संसाधन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एक नवीकरणीय, दूसरा क्या है, अनवीकरणीय, ठीक है। तो याद रखना है इस तरह क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन से यहाँ कहाँ कहाँ से पूछ देगा पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा लगता है बीच बीच से उठा क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव में ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, तो अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 22 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई नहीं आती, मतलब पाई जाती है लेकिन पूरी पाई नहीं आती है, ये बात है। मुख्य रूप से मतलब पाई नहीं आती, ठीक है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारा है, गुजरात में बहुत सारा है, राजस्थान मध्य प्रदेश में भी क्या है, बहुत सारा काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो राजस्थान है दोस्तों, एकदम केवल राजस्थान में क्या है कि बालू ही बालू है कि नहीं, तो यहाँ पर काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई नहीं जाती है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोल रहे हैं यहाँ पर कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। भारत की अगर जैव विविधता को कम करने वाले कारक, सबसे कम करने वाले कारक क्या है, तो वन्य जीव का आवास विनाश, गलत बात है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ये भी गलत बात है। पर्यावरणीय प्रदूषण और दावानल कर देना, ये भी गलत बात है। पर्यावरण प्रदूषण करके हम भी नहीं बच पाएंगे, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी कारक है जो क्या करता है, जैव विविधता को कम करने वाले कारक के रूप में माने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब देते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ कौन सा लाभ है। बहुत सारे उद्देशीय परियोजना मान लीजिए आता है, उसका लाभ क्या होता है। तो देखिए बाढ़ का नियंत्रण, ये भी सही है। सिंचाई में सुविधा, ये भी सही है। जैसे जल विद्युत उत्पादन, जैसे ये भी बहुत सारी, जैसे मान ली कहीं तालाब बना दिए, कहीं डैम बना दिए, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं, पहला काम हो गया। दूसरा में हो गया सिंचाई की सुविधा, इसके अगल बगल भी क्या करते हैं, मोटर फिट करके पानी आराम से ले जाके सिंचाई कर सकते हैं। तीसरा में है कि बहुत ऊंचा से पानी गिरा के हम लोग क्या करते हैं, डैम के सहारे बिजली उत्पादन करते हैं। तो सारा काम हमारे पास इस माध्यम से हो सकता है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं दोस्तों, यही ना। हाँ, चाय, कॉफ़ी, ये जो है रबर, गन्ना, ये सब क्या है, किस तरह का फसल है। केला वगैरह जो होता है किस तरह का फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रोपण फसल है। क्या हो जाएगा, रोपण फसल है, ठीक है। ये सब रोपण फसल है, रोप के हम लोग उगाने वाला काम करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बोला भारत में धान की जो खेती होती है मुख्य रूप से किस प्रकार की
फसल ऋतु में की जाती है, ठीक है। किस तरह का है, जैसे हमारे पास ऋतुएं देखिए, रबी है, खरीफ है, जायद है, दो रबी और जायद दोनों है। तो यहाँ पर जो धान की खेती मुख्य रूप से होती है देखो वर्षा के समय, ठीक है। अगर बारिश नहीं होगा तो हमारा क्या होता है, सुखाड़ घोषित हो जाता है, धान नहीं होता है, फसल नहीं होता है, फसल मर जाता है कि नहीं। तो इस तरह से धान हमारा मर जाता है, तो क्या होता है कि ये हमारा खरीफ फसल है, पानी वर्षा में जो होने वाले फसल को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। और धान है हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भी वर्षा में ही होती है, ठीक है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में, देखिए एक ठो झारखंड राज्य के, झारखंड में और भी सारे बहुत सारे कोयले का भंडार हैं जगह जगह पर, लेकिन यहाँ पर जिस ऑप्शन में जो झारखंड से रिलेट करेगा उसी को हम लिखना है, ठीक है। जैसे बाकी सब झारखंड से बाहर का है, तो यहाँ पर एक ठो देखो बोकारो सबसे प्रचलित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोकारो। 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कितने लोग बोकारो से हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। आधारभूत मतलब बेसिक उद्योग है, जो किसी मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो उसके बिना हम कैसे काम कर पाते हैं, इस तरह से उसके बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो चीज़ नहीं है तो हम लोग मेरा उद्योग रुक जाएगा, इस तरह का। तो चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग की जरूरत नहीं है। लेकिन लोह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग और उर्वरक उद्योग, कि लोह इस्पात जो ऐसा उद्योग है, अगर लोहा वहाँ से अगर समय पर नहीं पहुँच रहा है तो हमारा उद्योग, उससे रिलेटेड उद्योग क्या होगा, हमारा ठप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, लोह इस्पात उद्योग। अब 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू है, मतलब आज रखने वाला चीज़ है कि अगर हम 1 लीटर दूषित कोई भी उद्योग, मान लीजिए जहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग चलता है वहाँ बहुत अपशिष्ट पदार्थ ही मिलता है, तो वो उसको हम देखते हैं नदी नाला में बहाते हुए जाते हैं। तो मान लीजिए 1 लीटर अगर आपके पास अपशिष्ट पदार्थ आ गया, पूरा गंदा पदार्थ आ गया, ठीक है, तो वह कितने गुना पानी को दूषित करता है, पानी का 1 लीटर का, तो वह 8 गुना दोस्तों, 8 गुना। अगर 1 लीटर पानी है तो उसका 8 गुना, मतलब 1 लीटर गंदा 8 लीटर गंदा पानी कर देता है दोस्तों। 8 लीटर गंदा इतना पानी प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर बोल रहा है। 31 बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट बोल रहा है देशों की तुलना किस आधार पर करती है। देखो मानव जो विकास रिपोर्ट जो देता है, डेवलपिंग रिपोर्ट देता है देश की तुलना में, तो वह किस तरह का मानव का विकास रिपोर्ट करता है, वह कितने पर स्वस्थ हैं, शिक्षा कितनी मिल रही है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, ये सारा डिपेंड करता है इस तुलना में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर। बोल रहा है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित कर रहा है, मतलब भावी पीढ़ी का, ठीक है, आने वाली पीढ़ी को कल्याण की बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा धारणीय विकास, ठीक है। अगर बेसिक अच्छे से मजबूत अभी होते जा रहा है तो हमारा आने वाले भावी पीढ़ी भी क्या होगा, एकदम बहुत ही मजबूत होगा, ठीक है, कल्याण होगा, उससे कल्याण हित की बात कर रहा है, ठीक है, धारणीय विकास। अब देखते हैं 33 बोलता है सलमा क्या कर रही है कि एक सरकारी अस्पताल, देखिए यहाँ पर ये मेन यहीं पर फंडा है, सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, ठीक है। तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि कर रही है, कौन सा क्षेत्र, हम जानते हैं प्राथमिक है, द्वितीयक है, कि असंगठित है कि संगठित क्षेत्रक है। तो कौन सा क्षेत्रक में आता है जब वह सरकारी अस्पताल, तो सरकारी अस्पताल यानी सरकारी काम अगर हो रहा है तो वह संगठित के अंदर आता है, क्या आता है, संगठित, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरकारी कुछ भी हो, टीचर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सभी संगठित के अंतर्गत आता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 बोल रहा है यहाँ पर कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस करने के क्षेत्र कौन सा इसमें है, तो कृषि, डायरी, मछली पालन और वानिकी सब सेवा क्षेत्र का कार्य नहीं करता है। चीनी, गुड़, ईंट बनाना ये सब कोई सर्विस का काम नहीं है। लेकिन परिवहन, संचार और बैंकिंग ये सभी क्या दूसरे को सर्विस देने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी से हम लोग चले आते हैं, संचार हो गया, दूर संचार हम लोग देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, बैंकिंग जाते हैं, बैंक जाते हैं, वहाँ भी हमको सुविधा मिलता है, सर्विस मिलता है, ठीक है। तो वो सारा हमें सर्विसिंग का काम ये ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट स्टार्ट
कर देते हैं 35 में। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। वस्तु विनिमय मतलब समझ रहे दोस्तों, वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करना दोस्तों। अगर एक वस्तु दे रहे हैं तो दूसरा वस्तु उसके बदले में दे रहे हैं। जैसे हम लोग अभी गांव में अपने क्षेत्र में देखते हैं, गांव के क्षेत्र में है कि नहीं, अभी भी कुछ कुछ पॉइंट में ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बदला बदली कर रहा है, वस्तु के बदले वस्तु। एक गाय के बदले 5 बकरियां का सौदा। चलिए एक ऑप्शन अभी देख रहे हैं, एक गाय को 10,000 ये पैसा में खरीद, मतलब फिर तो पैसा में बेच दिया, खरीद लिया है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। बैंक से गाय प्राप्त, तो गाय मिलेगा ये बैंक से, तो लोन के रूप में मिलेगा है कि नहीं, बैंक से गाय नहीं मिलता है। और गाय का दूध बेचना है तो हमारा बेचने का काम हो गया। लेकिन यहाँ पर वस्तु आदान प्रदान की बात कर रहा है तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 ही कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि व्यापारिक बैंक जो होता है, व्यापार मतलब किसी को ऐसे नहीं होता है, कमर्शियल बैंक जो होता है उसका क्या कार्य है। साख निर्माण, ये भी नहीं। ऋण देना, ये भी नहीं है। अच्छा सॉरी, एक काम यहाँ पर देख लेना, व्यापारिक, अच्छा व्यापारिक बैंक जो है उसका कार्य क्या है, तो कार्य यहाँ पर साख निर्माण और दूसरा है ऋण देना, ऋण भी देता है। जो कमर्शियल बैंक होता है वो कर्ज भी देते हैं। जमा स्वीकार करना, उसको जमा पैसा भी जमा ले लेता है कि नहीं, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हम देख ही नहीं पा रहा था। 36 से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 37 बोला कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है खाली जगह देशों में उत्पादन का नियंत्रण होता है। देखिए बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश में, अगर बहुत सारे राष्ट्र में क्या है, देश में अगर कंपनी लगाता है तो पूरे देश में भी क्या करता है, वह नियंत्रण, उत्पादन का नियंत्रण करता है, ठीक है, सभी देश में भी वह क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। तो केवल एक नहीं, एक देश में थोड़ा कंट्रोल करेगा, वो अनेक अनेक देश में फैक्ट्री लगेंगे, एक देश का कंट्रोल करेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक भी नहीं हो सकता है, एक से अधिक, हाँ एक से अधिक हो सकता है कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अगर एक से अधिक देशों में उत्पादन करता है तो उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 38 देखते हैं। 38 बोल रहा है यहाँ पर कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। फोर्ड मोटर जो है दोस्तों अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। जैसे हॉलमार्क, जैसे हम लोग देखते हैं किताब में हॉलोग्राम लिखा रहता है, उसी तरह से हॉलोग्राम स्टिकर लगा रहता है, उसी तरह से हॉलमार्क लगा होता है किस क्षेत्र में, किस वस्तु में की गुणवत्ता, मतलब बहुत ही बढ़िया परफेक्ट प्योरिटी को दर्शाता है। तो वह आभूषण में, किस में, आभूषण में, ठीक है, हॉलमार्क। अब हेलमेट वगैरह में देखेंगे तो ISI मार्क लगा रहता है, ठीक है, तो हॉलमार्क जो रहता है हॉलमार्क, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभूषण में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 40 में। 40 बोल रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, हम लोग उपभोक्ता के बारे में जानते हैं, लेकिन उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा था, किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। तो दोस्तों दिसंबर में ही मनाया जाता है, लेकिन उसका दिसंबर कौन सा डेट, 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। दोस्तों इस तरह से हमारा 40 के 40 क्वेश्चन समापन हुआ। और हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी फटाफट आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आराम से तैयारी कीजिए। गुड बाय।